Sarla Birla University. Admission open for new session. Global education closer to home. BTech in Artificial Intelligence. BCom Honors in E-Commerce. MTech in Computer Science and Engineering and many more. With hostel facilities, hurry up, seat limited. नमस्कार, न्यूज 31 भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं जयश्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में संपन्न हुई प्रेस वार्ता। राजधानी रांची के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये सम्मान झारखंड की इस बेटी को दिया गया है जो सामान्य वर्ग से है, जिसे लेकर मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूं। साथ ही प्रधानमंत्री और जनता को जिस तरह मुझ पर भरोसा है, उस भरोसे पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगी। साथ ही राज्य के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का भी प्रयास करूंगी। बता दें कि झारखंड से बीजेपी की सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मोदी मंत्री परिषद में शामिल किया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया गया है। सांसद के रूप में उनका यह पहला कार्यकाल है। वह झारखंड और बिहार से 4 बार विधायक भी रह चुकी है। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इस शिक्षा नीति में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, इस शिक्षा नीति में साफ झलकती है कि हम किस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर आज अगर हम करें तो बहुत ड्रॉप आउट हो रहे हैं, पढ़ाई के प्रति लोगों का ध्यान नहीं है। तो एक भारतीय भाषाओं में बच्चों की पढ़ाई हो, उसके साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है कि सिर्फ शिक्षा किताबी ना हो, रोजगार परक शिक्षा हो। तो इस राष्ट्रीय नीति में बहुत साफ ये रोजगार परक शिक्षा की बात की गई है। और हमेशा आप देखते होंगे कि ये प्रधानमंत्री जी की भी जो सोच है कि हर लोगों को रोजगार मिले, तो निश्चित रूप से शिक्षा नीति में ये समावेश किया गया है। क्लास 6 से व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाएगा कि हर एक जो भी बच्चे हैं उसको चाहे जिसमें भी इंटरेस्ट है वो व्यावसायिक शिक्षा में पढ़ाई उसकी वो कर सकते हैं। तो इस तरह राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और अब 29 तारीख को 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा होने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कई योजनाओं का लॉन्च किया गया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ा हुआ है। उसमें आप देखे होंगे 11 भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, यानी अब क्षेत्रीय भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी। तो इस तरह धीरे धीरे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ज़मीन पे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 60 से 70% काम हमारा हुआ है और इस दिशा में सभी राज्य से भी उनका राय हम ले रहे हैं। राज्य पे हम अपनी नीति को थोप नहीं रहे, बल्कि राज्य का भी सुझाव ले रहे हैं और उसके साथ बेहतर जो उनका किस तरह से उनका कोर्स होगा उसके बारे में भी एक नया प्लेटफॉर्म बना है। एनडीआर करके एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वो दे सकते हैं। उसके बाद एक एक्सपर्ट कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से उनका जो कोर्स है वो कौन सा एक्सपर्ट कमेटी उसको सेलेक्ट करेगी। नितिन मदन कुलकर्णी बने DSPMU के कुलपति, आज ग्रहण किया पदभार। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को दिया गया है। गौरतलब है कि रांची विश्वविद्यालय से अलग कर गठित किए गए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति SN मुंडा का कार्यकाल आज खत्म हो गया है। इसी कड़ी में राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने दक्षिणी छोटा नागपुर के आयुक्त डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी को श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के कुलपति का पदभार सौंपा है। इस पद पर नियुक्त होने तक कुलपति की जिम्मेदारी नितिन मदन कुलकर्णी संभालेंगे। बताते चले कि डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी जमशेदपुर DC, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं। विभाग में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के अलग अलग विभागों में हमको निमंत्रित किया जाता रहा है और छात्रों से संबंधित छात्रों के साथ मिलजुल करके डिस्कशन होते हैं और जो मोटिवेशन से संबंधित है, समाज के प्रति, देश के प्रति, क्षेत्र के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, इसी तरह हम जो बोलते हैं
ये और भी अलग चीज समस्याओं के प्रति हम लोग मिल बैठ करके ये जो अलग अलग विषय हैं उनकी क्या उनका इम्पोर्टेंस है उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी, यहाँ पर आप देखते हैं अंग्रेजी के माध्यम से जो भी अलग अलग क्षेत्रीय भाषा है, मुंडारी हो, संथाल, खड़िया, ये ट्राइबल भाषा है, जैसे मुंडारी हो, संथाल, खड़िया या कुरुक, इसी तरह से कुछ क्षेत्रीय भाषा भी है। तो अलग अलग भाषा भाषी से संबंधित में कोई एक फोकलोर है, फोकेज है या तो ट्रेडिशन कस्टम से संबंधित ये फल फूल कण मूल जड़ी बूटी लतर नदी नाला पहाड़ पर्वत इत्यादि से संबंधित गाना है, जो ये जिससे समाज मोटिवेटेड होते हैं और उसके माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है। तो इन भावनाओं को, इन कॉन्सेप्ट को देश और दुनिया लेवल में प्रचार प्रसार करने की जरूरत है ट्रांसलेशन के माध्यम से। यहाँ पर ट्रांसलेशन हो, उर्दू में ट्रांसलेशन हो, फिर ट्रांसलेशन हो, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो, हिंदी में ट्रांसलेशन हो या और भी अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हो, जिसके आधार पर लोग जानेंगे यहाँ का सोशल सिस्टम्स के बारे में, यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में या ग्रामीण व्यवस्था के बारे में जानेंगे या इन्वायरमेंट के प्रति जो प्रेम है यहाँ के जो अलग अलग कम्युनिटी से संबंध लोगों में, उन सब के बारे में जानने का मौका मिलेगा। और जैसे ये जो कोविड दौर में हम लोग जो लड़ रहे हैं, अब इसका खात्मा या तो इसको कमी की जा सकती है। और चूँकि यहाँ पर कई तरह के मिट्टी हैं, जड़ी बूटी लता वगैरह हैं, जिसमें उस तरह के गुण मौजूद हैं, तो इन सब के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है। अलग अलग ये भाषाओं से संबंधित जोड़ करके या तो अलग अलग विशेषताओं के आलोक में हमको रिसर्च करने की ज़रूरत है, ताकि नया चीज़ हमको मिले और नया चीज़ के माध्यम से परिवर्तन हो, ये यूनिवर्सिटी लेवल में, देश लेवल में, दुनिया लेवल में। आपदा प्रबंधन विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सचिव द्वारा मीडिया प्रतिनिधियों से की बातचीत। आज आपदा प्रबंधन विभाग सचिव अमिताभ कौशल, जल संसाधन विभाग सचिव प्रशांत कुमार और कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निर्देशक सुभाष सिंह के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ जिले में बाढ़ के हालात का अवलोकन करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनता की समस्याओं से रूबरू होने के उद्देश्य से बातचीत की गई। वहीं मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत के क्रम में उन्होंने विभिन्न मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों से बात कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हो रहे जनता की परेशानियों के संबंध में उनका सुझाव जाना। बता दें कि बातचीत के क्रम में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने प्रतिनिधियों को बताया कि साहिबगंज जिले में 14 ऐसे पंचायत है जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, साथ ही 17 आंशिक रूप से प्रभावित है। वहीं साहिबगंज जिले के शहरी क्षेत्र में 18 वार्ड बाढ़ के चपेट में आए हैं और राजमहल अनुमंडल के 6 वार्ड भी बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। वहीं 133 गांव इस वर्ष बाढ़ के चपेट में आए हैं तथा कुल 250 स्क्वायर फीट एरिया बाढ़ से प्रभावित हुआ है। वहीं उन्होंने रिपोर्ट के अनुसार बताया कि कुल 48,000 परिवार इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इसी क्रम में सचिव श्री कौशल ने मीडिया प्रतिनिधियों से कहा कि उन्होंने राहत शिविरों का असेसमेंट कर कितनी संख्या में खाद्य सामग्री जा रही है इसका भी निरीक्षण किया है। इसके अलावा आज जो है जो रिलीफ के लिए फूड पैकेट तैयार करा रहा है वाले 2 सेंटर्स हैं, एक जो सदर चौक पर था और एक नगर क्षेत्र पर। तो जो हम लोग का प्रिलिमिनरी असेसमेंट है बेस्ड ऑन द फीडबैक प्रोवाइडेड टू अस, जो हम लोग को फीडबैक उपलब्ध कराया गया, उसके आधार पर निश्चित है कि वाटर लेवल में प्रत्याशित बढ़ोतरी हुई, जिसकी वजह से फ्लड है और फ्लड का मेन इम्पैक्ट हुआ है कि लोग नेचुरली सबसे बड़ा इम्पैक्ट 80% इम्पैक्ट है दियारा क्षेत्र में और बाकी जो है 20% के आसपास इम्पैक्ट है शहर में, जिसमें कि दोनों राजमहल क्षेत्र और साहिबगंज क्षेत्र दोनों शामिल। जहाँ तक अफेक्टेड एरिया की बात है तो 18 वार्ड शहरी क्षेत्र में अफेक्टेड है, जिसमें 12 साहिबगंज में हैं,
के राजमहल में है। और अगर गांव देखा जाए तो लगभग 132 गाँव अफेक्टेड हैं जो DRS तो जैसा कि संख्या से आपको प्रतीत होगा काफ़ी बड़ी आबादी इफेक्ट हो रही है। अब ऐसी बड़ी आबादी जब इफेक्ट होती है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम लोग इन तक जो राहत कार्य हैं, जो राहत है वो समय पहुँचाएँ। इसके लिए राहत में 2-3 चीज़ें हैं। पहला तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि नंबर ऑफ अवेलेबल बोट्स जो उनके डिस्पोजल पे हैं उसको सब्सटेंशियली बढ़ा दें, जिससे कि जहाँ पर लोग मरूम हैं और अगर वो इधर आना चाहें तो आ सकें कर सकें। दूसरा, जो एनिमल्स मरूम हैं स्पेशली रामपुर वगैरह में, तो उसको इमीडिएटली वहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ पर एनिमल शेल्टर में। तीसरा, जो मरीन पॉपुलेशन है उनको फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन में सब्सटैंशियल स्केलिंग अप की आवश्यकता है। उसमें जो मैन पावर जो लगा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि समय उनको फूड पैकेट अवेलेबल हो जाए। 34वें राष्ट्र खेल घोटाले के आरोपी आर.के. आनंद ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। 34वें राष्ट्र खेल घोटाला के आरोपी आर.के. आनंद ने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम याचिका दाखिल की है। पिछले दिनों एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट से जमानत देने की गुहार लगाई। पिछले दिनों एसीबी कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में जमानत देने की गुहार लगाई। बता दें कि इससे पहले भी आर.के. आनंद को झटका लग चुका है। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि 34वें राष्ट्र खेल में 28 करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाला हुआ है। इस मामले में जांच एसीबी कर रही है। इस मामले में आर.के. आनंद के अलावा अन्य लोग के खिलाफ भी एसीबी में प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सांसद आर.के. आनंद ने झारखंड उच्च न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत याचिका के लिए गुहार लगाई है। उन्होंने एक याचिका दाखिल कर एसीबी के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका के लिए प्रार्थना किया है। उन पर राष्ट्रीय खेल के दौरान 28 करोड़ से ज़्यादा रुपए की हेराफेरी और गबन का आरोप लगा है। सरला बिरला यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। ग्लोबल एजुकेशन क्लोजर टू होम। बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीकॉम ऑनर्स इन ई-कॉमर्स, M.Tech in computer science and engineering and many more with hostel facilities. Hurry up, seat limited. झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने पूरे देश में बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा देशवासियों पर 3 गुना टैक्स बढ़ाकर लगाया गया है, जिसके वजह से आज महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इतना ही नहीं, प्रवक्ता ने कुछ आंकड़ों के साथ केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला कि पेट्रोल, डीजल और उसके प्रोडक्ट्स के ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हम इसलिए कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑयल बॉन्ड यूपीए टाइम के ऊपर जो शुरू की गई थी उसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम नहीं किए जा सकते हैं। ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ये आरोप लगाया था। जो महंगाई पेट्रोल और डीजल बढ़ रही है उसकी वजह से उसके साथ साथ जो अन्य चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण जो कांग्रेस पार्टी यह मानती है कि उसके कारण सिर्फ ये हैं कि पेट्रोल, डीजल और पेट्रोलियम उत्पादन के ऊपर 3 गुना भारत की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिए। इन आंकड़ों के द्वारा हम आपके पास रखना चाहेंगे कि किस तरह से टोटल टैक्स 3 गुना बढ़ा दिया गया और सब्सिडी 12 गुना
कम कर दिए गए। आज जो हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं केंद्रीय सीतारमण जी और देश को गुमराह कर रही हैं, उसकी जानकारी आपके माध्यम से राज्य की जनता को देना चाहते हैं। 2020 और 21 के अंदर एक साल में 4,53,000 करोड़ रुपए की टैक्स कलेक्शन केंद्र की सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया। 4,53,000 करोड़ रुपया। बावजूद इसके जब कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की खपत कम हुई, लोग खरीदने कम गए, इसके बावजूद 4,53,000 करोड़ रुपए 2020-21 में किए गए। हमारे समय में 2013-14 में जो लास्ट साल था हमारी गवर्नमेंट का, उस समय 1,52,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हमने किया था। उस हिसाब से अगर देखें तो एक साल में 3 गुना टैक्स सरकार ने इस देश की जनता से लेने का काम किया। हमारे आखिरी वर्ष में हमने कितना सब्सिडी दिया था? 1,47,000 करोड़ रुपए की आखिरी वर्ष के दौरान हमारी सब्सिडी थी। और वर्तमान सरकार कितना सब्सिडी दे रही है, इस पॉइंट को आप जरूर गंभीरता से सुनेंगे। मात्र 12,231 करोड़ रुपए। कितना? 12,231 करोड़ रुपए सब्सिडी दे रही है और हम दिया करते थे 1,47,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी। 12 गुना ज़्यादा थी हमारे तरफ से दी गई सब्सिडी, इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम थी। सुनील तिवारी पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप के बाद बाबूलाल मरांडी ने मामले की जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा करने की बात कही है। बाबूलाल मरांडी के पूर्व सलाहकार पर एक पीड़ित ने यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद झारखंड में सियासत गर्म हो गई है, जिसे लेकर बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता कर हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। सुनील तिवारी पर दर्ज कराए गए एफआईआर को राजनीति द्वेष में आकर दर्ज कराने की बात बाबूलाल मरांडी ने की है। बता दें कि मामला 15 अगस्त की रात का है, जब सुनील के घर काम करने वाली की नाबालिग लड़की को वे उठा कर ले गए और लगातार उन्हें कई स्थान पर भी ले जाया गया, जिसे लेकर बाबूलाल मरांडी इस मामले पर जांच निष्पक्ष एजेंसी से करवाने की बात कही है। हमने तो आज तक यही सुना था, कोई लवारिस तरह कोई बच्चे मिल जाते हैं या कहीं पर कोई बच्चे रिस्क्यू होते हैं तो उनको ला करके लोग सुधारगिरी में रखते हैं। लेकिन जो अपने माता पिता के घर में जो बच्ची रह रही है पिछले 1 महीना से, और घर से उनको उठा करके बाल सुधारगिरी में उसको रखता है। आप बताओ कि क्या मामला? आज तक भी उसको छोड़ा नहीं है। कल बताया कि आज छोड़ेंगे, आज पता चला कि ऊपर से टेलीफोन आया कि अभी बच्चे को और 2 दिनों तक नहीं छोड़ना है। क्या हो रहा है मजाक? और उसी में से जो दूसरे जिससे लोगों ने केस कराया, 1 साल पहले वो बच्ची उनके घर में काम करते थे और उनसे लोगों ने केस कराया, तो निश्चित रूप से केस की आप समझ सकते हो। मैंने इसलिए बताया कि ये सारे जो बिल्कुल फैब्रिकेटेड, जिसको इसलिए हमने कहा कि ये सारे मामले को या तो क्या कहते हैं, राज्य सरकार के पुलिस प्रशासन पर तो कोई भरोसा नहीं है। अगर कोई बात तक नहीं करते हैं ठीक से, तो उनकी जांच पर आप क्या भरोसा कर सकते हैं? तो इसलिए हम कहेंगे पूरे मामले को सीबीआई को दे देना चाहिए या फिर हाई कोर्ट की सिटिंग जज के अध्यक्षता में जांच करा देनी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि मामला क्या है, हुआ क्या है इसमें। सरला बिरला यूनिवर्सिटी एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन। ग्लोबल एजुकेशन क्लोजर टू होम। BTech in Artificial Intelligence, BCom Honors in E-Commerce, MTech in Computer Science and Engineering and many more. With hostel facilities, hurry up, seat limited.